बाग में कली खिली बगिया महकी पर हाय रे, अभी तलक भंवरा नहीं आया राह में। नज़र बिची बहकी और बेवजह घड़ी घड़ी ये दिल घबराया। मोरनी बागा में बोले आधी रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। छनन छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ। नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। फिल्मी गानों का मधुर संगीत हो या लोक गीतों का उल्लास, बाग बगीचों की अपनी धमक रही है। भारतीय संस्कृति में बाग बगीचे खास महत्व रखते हैं। आर्थिक लाभ के अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामरिक क्रियाकलापों के केंद्र भी रहे हैं बाग बगीचे। मेले, दशहरे से लेकर नुमाइश, तीज त्योहार और तमाम धार्मिक क्रियाकलाप होते रहे हैं बाग बगीचों में। बच्चों के खेलने कूदने, मुसाफिरों के सुस्ताने, चौपाल और पंचायतों का अड्डा हुआ करते थे बाग बगीचे। एक समय में महिलाएं सावन के महीने में झूला डालने के लिए बाग में उमड़ती थीं। मनोरंजन का बड़ा साधन हुआ करते थे बाग बगीचे। लेकिन आज की आपाधापी की ज़िंदगी में वे तरतीब शहरीकरण और मुनाफे के फेर में लोग बाग बगीचों से दूर हो रहे हैं। उन्हें बाग बगीचे और प्रकृति के कोमल स्पर्श और सुकून का कोई अता पता नहीं है। ऐसा नहीं कि किसान आज बाग बगीचों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब बाग बगीचे सिर्फ आर्थिक लाभ पर आकर टिक गए हैं। उनका सामाजिक सरोकार और महत्व कहीं गुम हो गया है। कोरोना काल में जब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का टोटा हो रहा है, तब हमको नए सिरे से बाग बगीचे, जंगल और प्रकृति के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आखिर हम विकास की किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये सही वक्त है जब इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। आज जनपद ऊधम सिंह नगर के बाग बगीचों पर चर्चा करते हैं। बाग बगीचे या उद्यान एक नियोजित स्थान है जहां फल, सब्जी, फूल, मसाले, मशरूम, मधुमक्खी आदि को पोषा जाता है। यह भारत के कृषक समाज की जिंदगी का खास अंग है। बागवानी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उद्यान। प्राचीन यूनान, रोम, मेसोपोटामिया और भारतीय सभ्यताओं में उद्यानों का काफी महत्व हुआ करता था। सामान्य शब्दों में बाहरी रूप से सुसज्जित, प्रदर्शन योग्य खेती, पौधों और प्राकृतिक मनोरंजन के लिए अलग से तैयार किया गया क्षेत्र होता है बाग बगीचा। बागवानी एक व्यापक विज्ञान है जिसमें समाज के विकास का समग्र अध्ययन छिपा है। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी की सभ्यता के समय खेती और पशुपालन के विकास के साथ नदियों, नालों व तालाबों के किनारे बाग बगीचों की संरचना हुई। बागवानी प्रारंभ से ही जान माल दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। बाग प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। पेड़ पौधे हमेशा से मानव जीवन के लिए खास रहे हैं। ये न सिर्फ मानव की तमाम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बल्कि मानसिक आत्मिक सुकून देते हैं। सुनियोजित तरह से बाग बगीचों को सींचने का चलन पुराना है। बाग आर्थिकी के अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामरिक महत्व को जीते हैं। सिंधु घाटी की नगर सभ्यता हो या वैदिकी आरण्यक सभ्यता, भारत में बागवानी का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। पशुपालन के बाद तुरंत बाद बागवानी की शुरुआत हो गई थी। और जैसे कि रोमन सभ्यता में, यूनानी सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में, उनके इतिहास में बागवानी का खासा महत्व है। वैसे ही हमारे देश में कंद मूल फल से जो प्राकृतिक और पर्यावरण निर्भर संस्कृति का विकास हुआ, उसमें बागवानी की प्रमुख भूमिका रही है। लोग फलदार वृक्ष लगाए जाते रहे हैं। और जैसे हमारे यहाँ सम्राट अशोक हों, जिन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार किया, या शेर शाह सूरी हो जो महान शासक थे, वो भी सड़कों के किनारे बगीचे
और फलदार वृक्ष लगाया करते थे। बागवानी एक ऐसी गतिविधि है जिसमें मनुष्य शौकिया भी शारीरिक श्रम करता है, इसलिए यह व्यायाम की दिनचर्या का भी साधन है। गांव देहात में आज भी घर के बाहर छोटे रूप में बागवानी आम है। भारत में बाग बगीचों का अपना इतिहास है। ब्रिटिश काल के दौरान कोलकाता भारत की राजधानी रही। वहां का प्राचीन बॉटनिकल गार्डन विश्व प्रसिद्ध है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन के अलावा सदियों पुराने बाग बगीचे अभी भी शोभा बढ़ा रहे हैं। इलाहाबाद में कंपनी गार्डन की अलग पहचान है। जैसलमेर के रामकुंड को कौन नहीं जानता। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के तमाम प्राकृतिक बाग बगीचे आज भी अपने पुराने रंग रूप में लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इसी प्रकार देश के प्रत्येक राज्य में मशहूर बाग बगीचे मौजूद हैं। हालांकि बाग बगीचे लोगों के दायरे और सोच समझ से लगातार दूर हो रहे हैं। हमारे यहाँ शुरू से परंपरा रही है कि पेड़ पौधों को पूजा जाता है। हमारी संस्कृति में पेड़ पौधों की पूजा होती है। आप देखिए, पुरानी व्यवस्था ऐसी रही कि इस पेड़ बगीचे के नीचे ही शादी ब्याह होती थी, तमाम हाट बाजार लगता था। तमाम लोगों को एक आशियाने के रूप में कभी कोई व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई गांव का हो या समाज का हो, वहाँ पर एक बैठकी होती थी, वहाँ से निर्णय होती थी। तो एक सामाजिक रूप से देखा जाए तो ये बगीचा हम लोग का कितना बड़ा साथी रहा है। आज बगीचे जिस तरीके से खत्म होते जा रहे हैं, उससे आज जो भी हमारे बगीचे हैं, जो हमारे पुराने बगीचे, हमारे बुजुर्गों ने जो पुराने बगीचे लगाए, उससे कितनी ऑक्सीजन हमें मिलती है, फ्री की ऑक्सीजन मिलती है। तो तमाम हमारे स्वास्थ्य के लिए भी तो ये तो हमारे सच में देवतुल्य हैं। प्राचीन काल में सिंचाई की सुविधा युक्त स्थान पर बाग बगीचों का विस्तार हुआ। आज भी झरने, फव्वारे, तालाब, नदी और बड़े नलकूपों के इर्द गिर्द बाग बगीचे नियोजित किए जाते हैं। हरित क्रांति के बाद गांव में बिजली पहुंचने के साथ ही अंधाधुंध भूगर्भीय जल का दोहन शुरू हुआ। खेती में अन्य फसलों का विकास हुआ, जिस कारण भारत के ग्रामीण इलाकों में बाग बगीचे लगातार घटते चले गए। बेतरतीब शहरीकरण व औद्योगिकरण की वजह से भी तमाम बेशकीमती जंगल और बाग बगीचे खत्म हुए। लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते घरों में मौजूद छोटे बाग बगीचों को भी उजाड़ दिया। वहां तमाम तरह की व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गईं। पेड़ की निर्मम हत्या में हरियाली की अनंत चादर से ढके बाग बगीचों का इतिहास, भूगोल कहीं विलुप्त हो गया है। ये सिलसिला आज भी तेजी से जारी है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में मनुष्य से प्रकृति का सवाल करना बनता है। कभी सोचा है पर्यावरण के बारे में? क्या प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी जरूरत की ऑक्सीजन के हिसाब से पेड़ रोपे हैं? मनुष्य के पास सिर झुकाने के अलावा कोई जवाब नहीं होगा। सरकार की ओर से भी इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। हमारी सरकारें लोगों को पर्यावरण के लिए जरा भी नैतिक नहीं बना पाई हैं। इसको हमें मजदूरी भी मिलती है और फिर एक सेवा करती है। हम इनकी सेवा करने में हमें मज़ा आता आएगा। बाग बगीचे में सेवा करने में हमें मज़ा आता आएगा, अच्छा लगता है। पैसा भी मिलता है और ठंड भी निकलती है। अपने मज़े से कोई परेशानी नहीं होती है। हमें बढ़िया रहते हैं एकदम। हमारे बाप दादा से ही करते चले आ रहे हैं। एक भाई हमारा रामपुर में कर रहा है, वो तो कम से कम 17 एकड़ बाग में है। यही काम करता है वो भी। हम भी यही काम करते हैं। कोई देखना, कोई कीड़ा लगना है या नहीं लगा है, उसको बताना, मालिक को फिर दवाई डलवाना, सब काम करवाते हैं। फिर अब हम पानी लगा रहे हैं, इसमें यही सेवा करते हैं बस। देश के तमाम राज्यों के गांव देहात में आज भी सरकारी व निजी बाग हैं। इन बागों के पेड़ों की छांव में साप्ताहिक हाट बाजार लगता है। कुछ दशक पहले तक मेले, दशहरे व नुमाइश का केंद्र भी थे बाग बगीचे। पूजा पाठ व विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान बाग बगीचों में ही संपन्न होते थे। सावन में ग्रामीण महिलाएं आज भी बाग बगीचों में झूला डालकर गीत संगीत का आनंद लेती हैं। आर्थिक संपन्नता के साथ साथ बाग बगीचों का सामाजिक सरोकार भी है, लेकिन आज वो बात कहाँ। युवा पीढ़ी बाग बगीचों के महत्व से अनजान है, इसलिए कटी हुई है। पहले मनोरंजन के साधन के तौर पर लोग बाग बगीचों में जाते थे, चौपाल लगती थी, लेकिन आज का नौजवान शहरों और मॉल में अपनी खुशी खोज रहा है। आज का मानव प्रकृति से खुद को जोड़कर देखता ही नहीं है। यह नजरिया मानव जीवन और जैव विविधता के लिए अच्छा नहीं है।
ऊधम सिंह नगर के मुख्य उद्यान अधिकारी हरीश चंद्र तिवारी बताते हैं कि जनपद खेती के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र है। यहाँ की 1,45,175 हेक्टेयर जमीन पर कृषि होती है। कुल कृषि भूमि के 14% भूभाग पर बागवानी की जाती है। ऊधम सिंह नगर में 20,370 हेक्टेयर भूमि पर बाग बगीचे हैं। जनपद के करीब 5,500 किसान बागवानी से जुड़े हैं। रुद्रपुर, सितारगंज व काशीपुर में सरकारी उद्यान फार्म भी हैं। श्री तिवारी बताते हैं कि आम का बाग तैयार करने में 5 और अमरूद का बाग पनपने में 3 साल का समय लगता है। हमारा जिला उत्तराखंड प्रदेश का एक आत्मनिर्भर जिला है। यहाँ की 1,45,175 हेक्टेयर में जो कृषि योग्य भूमि है उसमें से लगभग 15% पर हम लोग औद्यानिकी क्रियाकलाप करते हैं, यानी कि 20,370 हेक्टेयर पर हम बागवानी के विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं, जैसे फल उत्पादन करना है, सब्जी उत्पादन है, पुष्प उत्पादन है, मसाला उत्पादन है। इस तरीके से हमारा ये जो ऊधम सिंह नगर है ये कृषि और बागवानी में आत्मनिर्भर हमारा ज़िला है और पूरे प्रदेश को भी हम यहाँ से खाद्यान्नों की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा फल, सब्जी, फूल, मशरूम, मसाले, मधुमक्खी आदि की बागवानी होती है। वे बताते हैं कि सरकारी योजना के तहत बाग बगीचा तैयार करने के लिए 35 से 70% तक सब्सिडी दी जाती है। बागवानी स्थायी फसल है जो एक बार में निवेश मांगती है। बागवानी से किसान की आय अन्य फसलों की अपेक्षा 3 से 5 गुना तक बढ़ सकती है। श्री तिवारी बताते हैं कि पिछले कई सालों में बागवानी का रकबा जनपद में बढ़ रहा है, लेकिन बड़े किसान ही बागवानी में आते हैं। छोटे किसानों को तत्काल पैसा चाहिए होता है, इसलिए वे इससे दूर ही रहते हैं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में भी बाग बगीचों पर लगातार शोध हो रहा है। पंतनगर का उद्यान विभाग हर किस्म की बागवानी कर रहा है, साथ ही किसानों को प्रशिक्षण भी दे रहा है। जानकार बताते हैं कि तराई भांवर में 70 के दशक तक घने जंगल थे। रुद्रपुर, गदरपुर, दिनेशपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, हल्द्वानी, कालाडूंगी, जसपुर, काशीपुर, रामनगर, शक्ति फार्म, गुलरभोज में बाग बगीचे बहुतायत में थे। अब चारों तरफ कंक्रीट और सीमेंट के जंगल हैं। तालाब, नहर, कुएं, छोटी छोटी पहाड़ी नदियां बाग बगीचों को घेर कर बहती थीं। पानी में मछलियां थीं और चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट थी। रंग बिरंगी तितलियां थीं। वे सब खत्म हो चुका है। जैव विविधता का संकट गहराने लगा है। मानव जीवन हरियाली और प्रकृति से दूर हो रहा है। मौजूदा समय में जब कोरोना की मार जीवन तबाह करने पर आमादा है, ऑक्सीजन की बेतहाशा कमी है, तब हमें बाग बगीचों और प्रकृति के संरक्षण की ओर बढ़ना ही होगा। अगली रिपोर्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।